We have two kinds of inflammatory bowel diseases. अच्छा, दोनों की दोनों, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको यूसी लिख रही हूँ, दूसरी है क्रोहन डिजीज सीडी। दोनों की दोनों ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं और वो ठीक हो जाती हैं, रिलैप्स फिर, लेकिन उनका फिर से रिलैप्स हो जाता है, फिर से दवाई खानी पड़ती है। इसमें सिंस ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं तो उसमें फीमेल प्रेडोमिनेंस होगी, चाइल्ड बेयरिंग एज 15 टू स्लाइट फीमेल प्रेडोमिनेंस, बिकॉज आई नो सम ऑफ the men also have IBD, but it's more common in females because of autoimmune in nature, and age is 15 to 40 years of age. ये वाली होती है, फिर सेकंड स्पाइक आती है, यानी जो उसका रिमिटिंग रिलैप्सिंग पैटर्न होता है ना, 50-80s में दोबारा से स्पाइक आती है. More common in white Jewish population. It's also present in Asians. अच्छा, इसकी जो बेसिक प्रेजेंटेशन होती है वो ब्लडी डायरिया होती है. ठीक है, ब्लडी डायरिया मोर कॉमन किस में होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोहन डिजीज में. किस में ज्यादा कॉमन होता है ब्लडी डायरिया? जो ब्लडी डायरिया आता है ना, वी सस्पेक्ट इट कुड बी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज. अल्सरेटिव में मोर कॉमन होता है, बट क्रोहन डिजीज में भी आ सकता है. इट्स नॉट अ बाइंडिंग. अब ब्लडी डायरिया एक तो हो गया इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, दूसरी मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शंस होती हैं. तो इफ सपोज समवन इज हैविंग ब्लडी डायरिया, यू ऑर्डर देम कि स्टूल कल्चर्स कराएं, उसमें साल्मोनेला, शिगेला, योसिनिया निकल सकता है, इकोलाई निकल सकता है जिसका O157H7 स्टेन, या फिर अदर चीजें कोलेस्ट्रेडियम डेफिसाइल निकल सकते हैं, ओवा पैरासाइट निकल सकते हैं ना इन्फेक्शंस में ये. और दूसरा इन्फ्लेमेशन होती है तो IBD की वजह से हो रहा होता है. अब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया. कोलन, कोलाइटिस मींस कोलन, अल्सर्स, अल्सर्स बन रहे हैं कोलन में. जो भी डिजीज कोलन और रेक्टम को इन्वॉल्व करती है ना, दैट इज मोर लाइकली टू कॉज ब्लडी डायरिया. अब ये अल्सर्स बन रहे हैं कोलन में, और अल्सर्स किस किस लेयर तक जा रहे हैं? म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक. यहाँ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा तक. यहाँ पे पहले अल्सर्स बनते हैं, डिगिंग होती है, फिर जब इनको फिलिंग करते हैं ना तो ऊपर से थोड़ा सा प्रोट्रूजन हो जाता है, तो इसमें ऐसी ग्रोस इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, सूडो पोलिप्स बने होते हैं. सूडो बिकॉज दे आर नॉट रेयर पोलिप्स. पोलिप कैसे बने कि अल्सर्स बन गए थे नीचे, कहाँ तक जाते हैं? म्यूकोजा से सब म्यूकोजा तक, और जब हीलिंग हुई तो वो ऊपर की तरफ चले गए, तो सारी गट में ऐसे नजर आएंगे ग्रोस माइक्रोस्कोपी पे, हीलिंग ऑफ अल्सर्स की वजह से. अब सिंस इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम और फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का पेन जो होगा इज मोर कॉमन. दूसरी इसकी ग्रोथ क्या होगी? होस्ट्रा का लॉस हो जाएगा, लेड पाइप अपीयरेंस आ जाएगी. ये वी कुड सी इट ऑन एक्सरे, सीटी. अब जब इसका बायोप्सी लेंगे तो उसके अंदर लिम्फो न्यूट्रोसाइल्स, PMN, पोलीमॉर्फो न्यूट्रोसाइल्स विल बी कॉमन, और क्रिप्ट एब्सिस बनी होंगी. अदर फीचर्स जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स हैं कि अब ये वाले जो अल्सर जो अंदर पेट के बन रहे हैं वो ऊपर भी बन रहे होंगे, स्किन पे भी. तो वो पायोडर्मा गैंग्रेनोसा होता है, नेक्रोटिक स्किन होती है, अल्सरेटेड और नेक्रोटिक स्किन जैसे ये है. दूसरा, अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर इंक्लूड एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन हुई होगी, यूवियाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस. और ulcerative colitis has more risk of having adenocarcinoma as compared to Crohn's disease. Ulcers and healing की वजह से. If the duration is greater than 10 years, extent of disease is more. So they are more likely to have adenocarcinoma. तो इसलिए हम screening colonoscopy कराते हैं. और if you suspect कि dysplasia हो रहा है, तो that is reversed by diseases. Dysplasia can be reversed. लेकिन जब मेटाप्लेजिया स्टार्ट होता है तो आपको कोलोनेक्टमी करानी पड़ती है. आगे क्रोन्स डिजीज. ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट टर्मिनल आइलियम है, बट इट कैन हैपन फ्रॉम माउथ टू कोलन, लेकिन रेक्टम को स्पेयर कर देते हैं. अगर रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है तो तब ब्लडी डायरिया आएगा. रेक्टम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पेयर होता है इसमें. अब इसमें
इसमें नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं, अल्सर्स नहीं है इसमें। और जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रांसम्यूरल है, पूरी की पूरी चारों लाइनें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, जो इन्फ्लेमेशन है उसमें नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा होगा जो पूरा एंड तक इन्वॉल्व करेगा। अब दोनों में जब मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो विटामिन डेफिशिएंसीज होंगी, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ में फीचर्स हैं वो ये है कि स्किप लीजन्स होंगे। अब स्किप लीजन का ये मतलब होता है कि एक हो गया यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन पे, एक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई ड्यूडेनम या जियोजेनम पे, स्किप किया हुआ है बहुत सारी इंटेस्टाइन को इसने, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये होते हैं स्किप लीजन, जो बहुत गट में कहीं कहीं लीजन है, कहीं कहीं स्किप किया हुआ है। दूसरा कॉबलस्टोन म्यूकोजा हो जाएगा क्योंकि केसिएटिंग ग्रैनुलोमास बने हुए हैं। फिस्टुलास बन जाएंगे। अच्छा, ये फिस्टुला स्टिचेस इसमें बनते हैं इस तरह से। तो इसमें ना स्ट्रिंग अपीयरेंस आएगी जब आप कराओगे, स्ट्रिंग साइन आएगा रेडियोलॉजी में। स्टिचेस बन रहे होते हैं, नैरो हो रही होती है ल्यूमन, स्टिचेस बनते चले जा रहे हैं, स्टिचेस बन रहे हैं। दूसरी बात है कि यही अगर ये गट है और ऊपर ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो गट से जब ब्लैडर पे बनेगा तो वो एंट्रोविजाइकल फिस्टुला हो जाएगा। पीछे अगर बनेगा तो पेरिएनल फिस्टुला बन सकता है। ठीक है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, इन्वॉल्व्स ऑल लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन। इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद जब वो हील करती है फाइब्रोसिस की वजह से तो वो स्ट्रिचर बन जाता है, जिसको स्ट्रिंग साइन कहते हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है वो माइग्रेटिक पॉलीआर्थराइटिस है, एरिथीमा नोडोसम है। ये देखो, एजिमा नोडोसम में ये टांग पे इस तरह से निशान पड़े हुए हाइपर सेंसिटिविटी के। ये टेंडर नोड्यूल्स हैं ऑन शिन्स, मोर कॉमन इन वुमेन सेकंड टू फोर्थ डेकेड में। इनकी अदर कॉजेस भी हो सकती है, माइक्रोप्लाज्मा में, टीबी में भी हो सकता है, ये ओसीपी से भी हो सकते हैं। इसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं। अदर फीचर्स, एक तो एंक्लोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों में कॉमन है, यूवीआइटिस, मिडल आई की मिडल लेयर या वास्कुलर लेयर की इन्फ्लेमेशन। दूसरा इसमें किडनी स्टोन्स हो रहे होते हैं। किडनी स्टोन्स इसलिए हो रहे होते हैं कि फैट माल अब्जॉर्प्शन हो रही है ना, फैट गट में पड़ा हुआ है तो कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर जाता है, सपोनोफिकेशन हो जाती है। अब सिंस मोर कैल्शियम विल बी सर्कुलेटिंग, तो जब वो किडनी से फिल्टर होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। ऑक्सलेट के साथ कैल्शियम बाइंड नहीं कर रहा, सपोनिफिकेशन हो रही है, मोर कैल्शियम मोर ऑक्सलेट अंदर जा नहीं रहे, सारे सर्कुलेट कर रहे हैं और फिर ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे किडनी में। अगेन अल्सरेटिव में द मोस्ट कॉमन एरिया इज रेक्टम इज ऑलवेज इन्वॉल्व। इसमें रेक्टम को हम स्पेयर कर देते हैं। क्रोन जीआईटी के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, बट इज मोर कॉमन इन टर्मिनल आइलियम। ठीक है, was more common in terminal ileum। उसके बाद जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसमें ब्लडी डायरिया आता है, लोअर एब्डोमेन पेन आता है, अर्जेंसी आती है, यू हैव टू जस्ट इवैक्यूएट एंड आफ्टर इवैक्यूएटिंग यू फील बेटर। फ्रैंक ब्लड आ रहा है रेक्टल एग्जामिनेशन में, कोई ऑकल्ट ब्लड नहीं है, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकती है। टॉक्सिक मेगाकोलोन होती है जब आपकी गट डायलेट कर जाती है ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर एंड इट्स एन इमरजेंसी। उसमें आपको वो परफोरेशन हो सकती है, उसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ सकता है, टोटल प्रोटोकोलेक्टमी करनी पड़ सकती है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन एप्थस स्टोमेटाइटिस और एप्थस अल्सर है। ये क्यों हो रहा है? विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है अराउंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ। एपिसिक्लराइटिस, आर्थराइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, पायोडर्मा गैंग्रोसा। डायग्नोसिस सीबीसी से कराना है, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, स्टूल कल्चर से कराना है, ओवर पेरिस्टाइल ओवर एंड पैरासाइट्स चेक करने इन स्टूल। कोलोनोस्कोपी करानी, उसमें क्या मिलेगा हमें? सूडोपोलिप्स मिलेंगे, कंटिन्यूस रेक्टम वॉल्विंग मिलेगी। अगर हमें कोलोनोस्कोपी पे स्किप लीजन्स मिले तो इसका मतलब है क्रोहन डिजीज है, और क्रोहन डिजीज में नॉन क्रेसिएटिन ग्रैनुलोमास मिलेंगे। डेफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी से ही हो सकता है।
अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो ट्रीटमेंट है ना, उसमें 5 ASA है। 5 ASA का मैकेनिज्म ये होता है कि इट्स एन एंटी इंफ्लेमेटरी, इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ल्यूकोट्राइन्स को, और क्रिप्ट एब्सेस में न्यूट्रोफिल्स आए होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस, उनकी मूवमेंट को भी स्टॉप कराता है। इसका मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ASA है, लेकिन क्रोन डिजीज का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो स्टेरॉइड्स है। क्रोन डिजीज में हम ASA का कोई रोल नहीं है। 5 ASA का इसलिए रोल नहीं है क्योंकि वो एक्टिव ही कोलन में होता है। And in ulcerative colitis, there's more chance of having colorectal carcinoma. अब क्रोन डिजीज में हिस्ट्री क्या होती है? एब्डोमिनल पेन की होती है, वाटरी डायरिया होता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ फिस्टुला बन रहे होंगे विद ब्लैडर बावल लूप के साथ। अब बुक से देख लेते हैं इसको। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, दोनों क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बावल डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डायरिया है इनमें, रिलैप्स कर जाते हैं, फिर रिमिटिंग रिलैप्सिंग इनका पैटर्न है, ठीक हो जाती हैं। स्लाइट फीमेल प्रिडोमिनेंस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रेजेंटेशन ब्लडी डायरिया की है, क्रोन की है पेन, डायरिया, वेट लॉस है, बिकॉज ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ चल रही है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में यू गेट क्रिप्ट एब्सेस जिसमें न्यूट्रोफिल्स आए होते हैं, तो 5 AS से देना होता है, इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे होते हैं जब डिजीज रीस्टार्ट्स रिमिशन में के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, या एक्यूट डिजीज सिवियर डिजीज में। क्रोन डिजीज में देने ही आपने स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स पे ही रखना है उसको। ये देखो, ये क्रोन डिजीज में स्किप लीशंस दिखाए हुए हैं। इट इन्वॉल्व दिस पार्ट, बाकी पार्ट्स ठीक है। और लेस देन 10% ऑफ द टाइम पेरी एनल डिजीज हो सकती है। ठीक है, जब पेरी एनल डिजीज होगी तो ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा इन क्रोन्स डिजीज। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस विल बी ऑन बायोप्सी। यू हैव टू सी कि बायोप्सी पे क्या आता है, बायोप्सी पे रहेंगे। क्रोन में ASA नहीं देता ना, क्योंकि ASA आपका एक्टिव होता है कोलोनिक बैक्टीरिया से, कोलोन में एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन कोलन। और कोलन इज स्पेयर्ड इन क्रोन्स डिजीज, में कोई रोल नहीं है उसका। कोलन में कोलन में एक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की ग्रेडिंग का टेबल है। इसको ट्रू लव क्राइटेरिया कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पास पेपर्स में आपको इस तरह से देते हैं, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर। दे राइट के द पर्सन कम्स टू यू सेइंग ही हिज स्टूल फ्रीक्वेंसी इज 6, ब्लड भी आ रहा है, साथ में उसका हीमोग्लोबिन लिख देते हैं 6, एंड देन दे से कि ESR उसका 45 है। तो इसमें आपने इसको ग्रेड करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में माइल्ड मॉडरेट स्वेयर, तीनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है। स्वेयर में आता है तो आपने इसको 7 days के अंदर ही उसका ऑपरेशन कराना होता है। माइल्ड मॉडरेट स्वेयर, अब माइल्ड में जो है ना, बाउल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 है, मॉडरेट में 4 to 6, स्वेयर में ग्रेटर देन 6। ठीक हो गया। उसके बाद पल्स देखो, पल्स में टेकीकार्डिया आ जाता है स्वेयर में, बाकी मॉडरेट और माइल्ड में पल्स इज लेस देन 90। टेम्परेचर जो होता है स्वेयर में होता है 37.8 से ज्यादा। एथ्रोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं, ESR जो होता है स्वेयर में होता है इंक्रीज। ठीक है, और एक्सरे जो होते हैं दोनों के नॉर्मल आ रहे होते हैं, लेकिन स्वेयर में क्या हो जाएगा, डायलेटेड बावल्स आ रहे होते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन वाली पिक्चर आ रही होती है। अच्छा, व्हाट अदर डिजीजेस कैन मिमिक अल्सरेटिव क्रोन डिजीज? वो ब्लडी डायरिया वाली, लाइक सैल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर जुजुना, ई कोलाई का एक स्टेन, herpes simplex proctitis, other non-infective causes, ischemic colitis, collagenous colitis, diverticulitis, उसमें भी ब्लीडिंग हो रही होती है और पेन हो रही होती है, रिमिटिंग रिलैप्सिंग पैटर्न से। फिजिकल एग्जामिनेशन में दोनों में वेट लॉस होगा, एनीमिया होगा, ग्लोसाइटिस होगा और एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, सारे विटामिन का लॉस हो रहा होगा। ओके, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? दे अकर इन बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वेल
क्रोन्स डिजीज में टॉक्सिक मेगा कोलन क्या करता है, डायलेट कर जाता है। कैसे पता चलता है, आप एब्डोमिनल एक्सरे कराओगे और उसमें ट्रांसवर्स कोलन कितना डायलेटेड होगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर, तो उसका रिस्क होगा कि परफोरेट कर जाएगा और पेरोटोनाइटिस हो सकता है। तो उसको इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी है, उसको कोलोरेक्टमी करनी पड़ेगी। ये देखो, टॉक्सिक मेगाकोलोन मोस्ट ऑफ द टाइम अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है और पैथोफिजियोलॉजी है कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिट कर देते हैं स्मूथ मसल की टोन। तो क्या इंटेस्टाइनल डायलेशन हो जाती है और पेट डिस्टेंड कर जाता है। अगर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंडेड है तो देयर आर चांसेस के परफोरेट कर जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंड हुआ होगा, फीवर, डायरिया, शॉक में होगा। ये देखो एक्सरे कराएंगे, इरेक्ट एब्डोमेन स्पाइन। हेमरेजेस क्यों होंगे, कि अगर एरोजन हो जाए मेजर आर्टरी का। फिस्टुलास क्रोन की है, उसमें प्रेजेंट करेंगे एंटेरिक फिस्टुला हो सकता है, एंटेरोवेजाइकल फिस्टुला हो सकता है, एंटेरोविजाइनल फिस्टुला हो सकता है कि फीकल कंटेंट विजाइना में जाना शुरू हो जाएगा। हर जगह पे यहाँ पे ये पहले ग्रेनुलोमा फॉर्म होगा, फिर हीलिंग होगी उसकी, और फिर स्ट्रिक्चर्स बन जाएंगे, स्ट्रिक्चर्स फिर फिस्टुला। और कैंसर के चांसेस, अब हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन जो दोनों में हो सकता है। हेमरेज, फिस्टुला इज मोर कॉमन इन क्रोन्स डिजीज, कैंसर इज मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आप वो मीसैलाजीन और एएसए वाली थेरेपी दोगे तो उसमें चांसेस रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल, मेटाप्लेजिया इज नॉट रिवर्सिबल। तो उससे डिस्प्लेजिया जो है उसका रिस्क थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी, इन्वेस्टिगेशंस पहले तो हम सीबीसी से स्टार्ट करते हैं, हीमेटोलॉजिकल और बायोकेमिकल कराएंगे। उसमें सीबीसी करा लेंगे, एनीमिया निकलेगा, उसके बाद हम आयरन, फोलिक, विटामिन बी 12 लगाएंगे। वो सारे के सारे लो होंगे बिकॉज मैल एब्सॉर्प्शन हो रही है, गट सारी की सारी आपकी इन्फ्लेम हुई पड़ी है, नथिंग इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। प्लेटलेट काउंट हाई होंगी बट दोस विल बी अ मार्कर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन लेस होगी क्योंकि प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी है। ईएसआर, सीआरपी एलिवेटेड होंगी बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। उसके बाद एक और मार्कर है फीकल कैल प्रोटेक्टिन। ये बायोकेमिकल मेजरमेंट होती है प्रोटीन कैल प्रोटेक्टिन की इन स्टूल। इससे क्या पता चलता है कि न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में कि नहीं और इन्फ्लेमेशन हुई हुई कि नहीं। तो आईबीडी में, आईबीएस में, दोनों में ही यूज करते हैं। उसके बाद ये तो हो गई हमारी बायोकेमिकल एंड हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी है हम बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे फाइट करने के लिए कि जो ब्लडी डायरिया है कुड बी ड्यू टू द डीडीज हमने बनाए थे। अब इसमें स्टूल माइक्रोस्कोपिक कल्चर एंड एग्जामिनेशन करवाना है फॉर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल टॉक्सिन, फॉर ओवा सिस्ट पैरासाइट। ठीक है, साथ में ब्लड कल्चर्स भी कराने हैं हमने, एंडोस्कोपी करा के देखनी है, इलियोक्लोनिक वाली एंडोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी। ये हो गई थर्ड। और फोर्थ इन्वेस्टिगेशन हमारे पास रेडियोलॉजिकल है। बेरियम एनीमिया से हम कर सकते हैं लेकिन वो लेस सेंसिटिव है, तो सीटी, कोलोनोग्राम या एमआरआई एंटेरोग्राफी जो है ना, उससे हमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो फिस्टुला बन रहे हैं और चीजें हो रही हैं वो सारी बेटर नजर आती हैं। और प्लेन अगर आप एक्सरे करवा लो तो उसमें एक्टिव डिजीज में डायलिटेशन नजर आ जाएगी, म्यूकोजल एडीमा या थंब प्रिंटिंग साइन नजर आ जाएगा, डायलेट हुआ होगा। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, द की एम है कि एक्यूट अटैक को ट्रीट करो, रिमिशन इंड्यूस कराओ। अगर रिलैप्स होते हैं तो स्टेरॉइड्स देने रिलैप्सेस में। साथ में डिटेक्ट करना है कोलोनोस्कोपी से कि डिस्प्लेजिया है ताकि कार्सिनोमा ना हो। अगर सर्जरी की जरूरत है तो देन प्लान अ सर्जरी। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आई हैव मेड दिस डायग्राम। ऐसे करना है कि माइल्ड डिजीज में हम अमाइनो साइलिसेट्स देते हैं, मॉडरेट में स्वेयर, मॉडरेट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और स्वेयर में सर्जरी करते हैं, साइक्लोस्पोरिन देते हैं और इनिफ्लेक्सीमैब देते हैं। स्वेयर में एएसए और अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स का कोई रोल नहीं है।
और ये सल्फासेलाजीन जो कि क्लोनिक बैक्टीरिया से ब्रेक डाउन होकर सल्फापेराडीन और 5 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में बनता है, वो क्लोनिक बैक्टीरिया से ब्रेक डाउन होता है। तो समबडी वाज आस्किंग कि हम क्यों नहीं देते क्रोन्स डिजीज में, बिकॉज इट स्पेयर्स इट, वहां पर ये जाती ही नहीं है। इट्स परफेक्ट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस बट इट हैज नो रोल इन क्रोन्स डिजीज। अब सल्फासेलाजीन जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो जीआई अपसेट करती है, सल्फोनामाइड एलर्जी कर सकती है। दूसरा, वो ओलिगोस्पर्मिया कॉज करती है। द मेन हु टेक दिस कंप्लेन के दे आर अनएबल टू कंसीव। ठीक हो गया। एक तो वो पूछते हैं आईबीडी में कौन कौन से क्लासेस है जो हम यूज कर सकते हैं। अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स यूज कर सकते हैं, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर सकते हैं, थायोप्यूरिन्स यूज कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एंटी टीएनएफ एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, एंटी डायरियल्स यूज कर सकते हैं। अब एक्टिव प्रोक्टाइटिस हुआ हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ रेक्टम हुई है, तो 1 ग्राम मीज़ासेलिजीन सपोजिटरीज के साथ ओरल 5 ASA देते हैं। अगर स्वेयर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आते हैं, स्वेयर अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या आपके पास क्राइटेरिया था? ग्रेटर देन 6 टूल और ब्लड आ रहा हो, उसके बाद आपका टेकिकार्डिया में और टेम्परेचर रेज हो गया, हीमोग्लोबिन लेस देन 10 हो जाए, ईएसआर ग्रेटर देन 30 हो जाए, जब एक्सरे कराओ तो डायलेटेड बावल हो। इसकी मैनेजमेंट पूछते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज करना है इस पेशेंट को। तो आपने पहले तो ट्रू लव क्राइटेरिया से इसको क्या कर लेना है, उसको ग्रेडिंग कर लेनी है। ठीक है, जब हॉस्पिटल में आएगा फौरन एडमिट कर लेना है, उसको ग्रेडिंग करनी है। क्लिनिकली कैसे असेस करते हो? ट्रू लव्स क्राइटेरिया से। उसमें देखते हो एब्डोमिनल पेन है, टेम्परेचर है, पल्स रेट कितना है, स्टूल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ब्लड कितना है। फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग में हीमोग्लोबिन करवाते हो, व्हाइट सेल काउंट, एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट, ईएसआर, सीआरपी, स्टूल कल्चर। रेडियोलॉजिकल आप क्या करते हो? एक्सरे इरेक्ट स्पाइन करा के देखते हो कि कोलन डायलेटेड है। सारे पेशेंट को एडमिट करने के बाद उनको आईवी फ्लूइड करना है, डिहाइड्रेशन उनकी खत्म करनी है और एंटरल न्यूट्रिशन पे डाल देना है। उसके बाद आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे स्टेरॉइड्स जाने ताकि फॉरन इन्फ्लेमेशन को स्टॉप किया जा सके। टॉपिकल और ओरल अमाइनो सैलिसिलिक एक्यूट अटैक में कोई रोल नहीं है, इनको नहीं लिखना बिल्कुल एक्यूट अटैक में। 3 डेज तक आपने क्या करना है, उनको स्टेरॉइड देना है। अगर नहीं रिस्पॉन्स होता तो आपने साइक्लोस्पोरिन और इनिफ्लेक्सीमैब पे ले जाना है। 3 डेज तक आपने क्या करना है, उनको इंट्रावीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं। फिर साथ साथ आपने एक्सरे करा कर देखना है कि अगर कोलन डायलेट कर ग्रेटर देन 6 हो रहा है और साथ ही क्लिनिकल और लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में भी डेटोरेशन आ रही है, तो आपने विद इन 7 to 10 डेज उसको क्या करवा दें, अर्जेंट कोलोलेक्टमी करा देनी है। कोलन कट करवा देना है यूजिंग लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, और फिर स्टोमा बन जाएगा। जब कोलन कट हो जाएगा, स्टोमा बन जाएगा, स्टोमा बैग लगा के बाहर अब स्टूल आ जाएगा बाहर। फिर स्टोमा को रिवर्स करेंगे जब गट हील कर जाएगी। अगेन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फुलमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या करना है, एडमिट करना है, आईवी फ्लूइड्स देने, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करना है, ट्रांसफ्यूज हीमोग्लोबिन भी कर दो, अगर उसका ब्लड भी रेड ब्लड सेल भी ट्रांसफ्यूज कर दो अगर हीमोग्लोबिन इज लेस देन 10 ग्राम। आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, और साथ में अगर 3 दिन के अंदर ना ठीक हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, तो आपने साइक्लोस्पोरिन और इनिफ्लेक्सीमैब पे ले आना है उसको। ये गाइडलाइंस थेरेपी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। माइल्ड डिजीज में आपने उनको क्या करना है, कहना है कि सैलेड को अपनी डाइट में इंक्रीज करें, साथ में 5 ASA ओरल और एनीमा यूज करें। मॉडरेट डिजीज में क्या करना है, लो रफेज डाइट, साथ में 5 ASA और स्टेरॉइड्स ओरल देनी है। स्वेयर में तो एनपीओ करना है, आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी स्टेरॉइड्स अभी बताया 3 डेज तक। फिर नहीं ठीक होता, 3 डेज तक नहीं रिस्पॉन्स होता, तो साइक्लोस्पोरिन पे आ जाओ। ठीक है, 5 ASA तब करना है जब पेशेंट इंप्रूव करता है। अगर साइक्लोस्पोरिन भी दे दिया आपने फिर भी उसकी टॉक्सिक मेगाकोलोन हो रही, तो आपने सर्जरी कर देनी है विद इन 7 डेज। मेंटेनेंस थेरेपी एक दफा ठीक हो जाता है तो तब आप उसको 5 ASA और एजोथायोप्रीन पे रख दो। ये तो सारी हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बातें कर ली। अब क्रोन डिजीज में क्या था कि 5 ASA इज नॉट इफेक्टिव।
तो इसका माइल्ड डिजीज में भी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट है प्रेडिसोन, मॉडरेट डिजीज में एजोथायोप्रिन ऐड कर देते हैं साथ स्टेरॉइड के। फुलमेंट में जब उनकी स्वेयर डिजीज, हाई फीवर, वॉमिटिंग, रीबाउंड हो जाए तब भी आईवी स्टेरॉइड्स पे, तीनों में स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर टू फुलमेंट में यू हैव टू गिव स्टेरॉइड्स। इनमें मैक्सिमम क्या करते हैं, एंटी टीएनएफ्स को ऐड करा देते हैं। अच्छा, दोनों में स्क्रीन करनी है आपने कोलोनोस्कोपी से 8 to 10 years आफ्टर डायग्नोसिस और 1 to 2 year आफ्टर रिपीट करते हैं हर साल। जब 8 साल हो जाए डिजीज को, 8 से 10 साल, और उसके हर साल 1 साल बाद 2 साल बाद कोलोनोस्कोपी करानी तो चेक करने के लिए डिस्प्लेसिया है, क्योंकि डिस्प्लेसिया मेटाप्लेसिया में प्रोग्रेस कर जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या, अगर माइल्ड आ रहा था ट्रू लव क्राइटेरिया से तो हमने सल्फासेलाजीन और मीसैलेमीन्स देने थे। मॉडरेट आ रहा था जिसमें 4 to 6 पावल्स थे तो हमने साथ स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं। लेकिन स्वेयर में आप क्या करते हो, आईवी स्टेरॉइड्स देते हो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनिफ्लिक्सीमैब ले आते हैं, साइक्लोस्पोरिन पे ले आते हैं अगर स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स नहीं आता तो। और उसके बाद विद इन 7 days आपने टॉक्सिक मेगाकोलोन अगर आपको मिल रहा है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर यू हैव टू डू सर्जरी। अच्छा, नाउ अ 28-year-old फीमेल। अब एज ग्रुप देखो, फीमेल देखो, ऑटो इम्यून डिजीज होनी चाहिए इसमें। 6 month हिस्ट्री है, 6 month हिस्ट्री तो इस क्रॉनिक डायरिया associated with lower abdominal crampy pain and fever. The stool contains mucus and blood. Since blood है तो I automatically assume कि ulcerative colitis ही है। On examination she is pale, mild tenderness all over the abdomen, no hepatosplenomegaly, hemoglobin देखो 9.5 है, TLC 15 है, platelet 550, ESR 75 है, albumin 2.5 है। So what is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? Ulcerative colitis। उसके बाद list features of Swyer disease। ये ट्रू लव क्राइटेरिया वाले लिख रही हैं, Swyer disease। What are the features of Swyer disease of ulcerative colitis in using true love's criteria? सबसे पहले ये तो याद रख लो, ग्रेटर देन 6 जो होती है स्टूल फ्रीक्वेंसी होती है और ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा होता है। पल्स जो होती है टेकी कार्डियक होता है पेशेंट, ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट। ठीक हो गया। व्हाट एल्स, टेम्परेचर उसको होता है, हीमोग्लोबिन उसका क्या होता है, लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ईएसआर एलिवेटेड होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है उसका। इसमें ट्रू लव क्राइटेरिया में इसमें पता है इसका हीमोग्लोबिन भी डाउन है, इसकी ईएसआर भी रेज्ड है, इसका एल्ब्यूमिन भी 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। ठीक है। नेम वेरियस ग्रुप ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स एंड आउटलाइन द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज। अब मैनेजमेंट इसकी डिजीज में लिखना है आपने। माइल्ड में हम क्या देते हैं, हम उसको कहते हैं कि रफेज इंक्रीज करो डाइट में, साथ 5 ASA देते हैं। मॉडरेट में क्या देना है, स्टेरॉइड ऐड कर देना है, और अगर स्वेयर डिजीज के साथ आती है तो आईवी स्टेरॉइड्स देते हैं हम। दूसरी बात है जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है वो हम स्टेरॉइड्स हैं, एजोथायोप्रिन है, मेथोट्रेक्सेट है, ठीक है, सल्फासेलाजीन है, 5 ASA है। ये सारे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स अवेलेबल है। सिनेरियो से कैसे पता चला, एक तो देखो 28-year-old फीमेल है तो आईबीडी हैज फीमेल प्रिडोमिनेंस। उसके बाद देखो उसका ब्लड आ रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ है और इसका क्रॉनिक डायरिया 6 months का। किसी को कंफ्यूजन है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों है, क्रॉन इसका आंसर लिखना चाहिए। अच्छा, माइल्ड या मॉडरेट का कैसे पता चला, ट्रू लव क्राइटेरिया को मेमोराइज करना है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, उसमें देखना है कि आपका क्राइटेरिया पूरा होता है ट्रू लव। उसने आपको यहाँ पे कैटेगराइज करने को नहीं बोला। दे आस्क यू कि हमें ये बताएं कि इज इट स्वेयर डिजीज की क्या आपका क्राइटेरिया है। यू हैव टू राइट कि क्या डेली फ्रिक्वेंसी, बाउल की फ्रिक्वेंसी क्या, ब्लड कितना,
पल्स कितनी आनी चाहिए, टेम्परेचर कितनी आनी चाहिए, आज क्योंकि फीचर्स बता दो ट्रू लव क्राइटेरिया के, विदाउट मेंशनिंग के ट्रू लव क्राइटेरिया, आपके पास एक ही क्राइटेरिया ट्रू लव, उससे आप फाइंड करोगे कि इफ समवन हैज severe disease, mild disease or moderate disease. A 35-year-old female presented with 3 months history of bloody diarrhea with lower abdominal crampy pain. She also gives history of fever, weight loss, occasional large joint pain. What is the most likely diagnosis? Ulcerative colitis है. Give 4 other causes of chronic diarrhea. कोई भी लिखना शुरू कर दो. Celiac disease है. Lactose intolerance है. Crohn disease है. Topical sprue है. आगे. A 30-year-old, yeah, giardiasis है. A 30-year-old man presents with diarrhea for 5 days. Stool are mixed with fresh blood and mucus. Frequency of stool is 9 to 10 per day with fever, abdominal distension. He says that he had similar episodes of diarrhea, although with less intensity in last 6 months. तो ये क्या मतलब था इस बात का? Remitting और relapse. 6 months पहले थी, ठीक हो गई, अब फिर से हो गई. On examination, pale है, dehydrated है, toxic look आ रही है. BP इसका 110/70 which is normal, लेकिन pulse is greater than 90. Stool frequency देखो, fever देखो, temperature is 102. Lab reports show hemoglobin less, ESR elevated. What is your diagnosis? अब देखो ये ट्रू लव क्राइटेरिया पे स्वेयर बन रहा है. अब इसकी मैनेजमेंट में क्या लिखोगे? अक्सर मैनेजमेंट 5 ऐसे लिखोगे, यू विल गेट 0 मार्क्स. अब ये 5 मार्क्स का ऐसी क्यों है, तो इसकी डिवीजन क्या होगी? 1 मार्क्स फॉर डायग्नोसिस, 4 मार्क्स फॉर मैनेजमेंट. हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? डायग्नोसिस में लिख दी अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्वेयर लग रहा है. पहले आप इसको एडमिट कर लो. एडमिट करने के बाद उसने लिखा हुआ था कि पहले क्लिनिकली असेस करो, लैब्स कराओ, फिर आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओ, फिर आईवी फ्लूइड से स्टार्ट करो. ठीक है, एनपीओ रखो, आईवी फ्लूइड से स्टार्ट करो, आईवी एंटीबायोटिक, आईवी स्टेरॉइड्स 3 डेज तक. नई रिस्पॉन्स आता है, आईवी साइक्लोस्पोरिन पे चले जाओ. 5 ऐसे देने जब पेशेंट को अपने घर भेजना है, और सर्जरी करनी है विद इन 7 डेज. अगर एक्सरे एब्डोमेन पे क्या आता है? मेगाकोलन आता है. इस तरह से मैनेज करना है इसको. A 24-year-old policeman presents with bloody diarrhea accompanied by colic for last 2 months along with low-grade fever, weight loss, clinical exam, reveals clubbing, paler, iron deficiency हो रही है. What is the most likely possibilities? 4 most likely possibilities of this clinical condition. क्या possibilities हो सकती हैं bloody diarrhea की? Ulcerative colitis, Crohn disease मैंने लिख दिया. Tell me what other causes can be there. Salmonella लिख दो. Ischemic colitis, diverticulitis. कौन सा sprue? You have to write कौन सा sprue. Just writing sprue is a wrong answer. Writing IBD is a wrong answer. उसमें लिखो ulcerative colitis अलग है, एक disease, एक Crohn disease है इसके अंदर. Write down 3 most important therapeutic options. We have steroid. We have ASA. अच्छा, enumerate 4 most important investigations for gentlemen. हमारे पास जो 4 most important investigation है वो hematological biochemical, CBC, ESR, serum iron, folic acid, CRP, albumin भी कराना है आपने. serum albumin भी कराना है. फिर हमारे पास bacteriological थी, blood culture कराना है. ब्लड कल्चर क्यों करवा रहे हैं? अगर सैल्मोनेला, शिगेला, इकोलाई की गोनोकोकल है तो ये सारे के सारे रूल आउट हो जाएंगे. स्टूल माइक्रोस्कोपिक कल्चर, ओवर पैरासाइट देखना है. Topical sprue does not have bloody diarrhea. You are writing wrong DT. Salmonella, Shigella आएगा इसमें, Campylobacter, herpes simplex proctitis, right? Diverticulitis, radiation proctitis, colon cancer हो सकता है उसको. Topical sprue will get you. Topical sprue is a chronic diarrhea, but it does not give you bloody diarrhea. Topical sprue mimic करते हैं celiac disease को without having gluten allergy. Endoscopy में
इलियोकोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। ये करवानी होती है क्रोन डिजीज में, क्योंकि वो माउथ से इन तक रेक्टम तक हो सकती है। रेडियोलॉजिकल में बेरियम एनीमा बट इज लेस सेंसिटिव, तो सीटी क्लोनोग्राम, एमआरआई, इंटेरोग्राफी करवानी होती है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के लिए, लाइक असेसिंग पेल्विक और पेरी एनल इन्वॉल्वमेंट। अब हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक, एक तो स्टेरॉइड है, हमारे पास ASA है, साथ में हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है, एजोथायोप्रीन, कोई भी से भी 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स लिख दो जो हमने लिस्ट ऑफ ड्रग्स पढ़े हैं। A 55-year-old man presented with history of diarrhea, complaining of blood and abdominal pain for 3 months. He also reports low-grade fever, weight loss. Examination revealed temperature of 99 and severe abdominal tenderness. 4 DD पूछे हुए हैं। अब bloody diarrhea के DD 4 लिखने हैं। How will you investigate? Investigate 4 ऐसे करने, hematological, biochemical, bacteriological, endoscopy और radiological. A 43-year-old woman presents to you with 27-day history of watery, bloody diarrhea mixed with mucus. Her diarrhea has not responded to previous medication like Cipro, metronidazole. ठीक हो गया, वो फ्लैजल वगैरह सब खा के देखी है। Cipro हम किस लिए देते हैं? कॉलरा के लिए। metronidazole फ्लैजल है, फिजिशियन ने उसको सब खिला लिया। She is weak, exhausted, passing 10 to 12 stools per day and night. She has severe tenesmus, has lost her appetite. Physical examination unremarkable except left hypochondrial tenderness, fever 100 है. Investigation ESR 62 है. Hemoglobin 10 है. Albumin भी कम है. Sigmoidoscopy reveals, examination revealed inflamed friable mucus. Crypt abscess है. Crypt abscess किस में थे? क्रिप्ट एब्सेस किस में थे? अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोन डिजीज में। They were present in ulcerative colitis. क्रिप्ट एब्सेस में क्या होता है? पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स थे, क्रिप्ट एब्सेस में आ जाते हैं। हाउ विल यू मैनेज के हमने क्लिनिकली असेस करना है टू लव क्राइटेरिया पे। We will order biochemical and hematological investigation and some radiological investigation. उसके बाद you have to write, अगर 5 marks का open ended question है तो mild, moderate और severe की treatment। अच्छा, the other disease we are going to do irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome में क्या हो रहा है कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, and it's alternating. It's characterized by recurrent abdominal pain in association with abdominal defecation in absence of structural abnormalities. और जब आप चेक करते हो, it looks like as a functional disorder है। जब आप चेक करते हो तो क्या होता है कि स्टमक में गट जो है बिल्कुल ठीक होती है, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी कोई भी नहीं है। अब ये 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है और people are absent from their work, their quality of life is impaired, and more female patient आती हैं। साथ में साथ उनको menstrual pain भी होती है, fibromyalgia, body pains भी होती हैं, chronic fatigue syndrome भी होता है। So we thought कि since it's functional disorder, तो इसकी साथ 50% of them has also anxiety, depression, stomatization, neurosis. फिर physiological factors में अगर हम 5-HT3 तो सिरोटोजिन होता है ना, सिरोटोनिन होता है, सिरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दवाइयां देते हैं डायरिया प्रेडोमिनेंट में। IBS में क्या होता है कि कभी डायरिया हो रहा है या कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या किसी में क्या हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में किसी में कॉन्स्टिपेशन ही प्रेडोमिनेंट है, किसी में डायरिया प्रेडोमिनेंट है। अगर उसमें डायरिया प्रेडोमिनेंट है तो हम उसको 5-HT यानी सेरोटोनिन एंटागनिस्ट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे आस्क यू इन MCQs। और अगर कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट है, प्रेडोमिनेंट IBS है, तो हम उसे एगनिस्ट देते हैं, 5-HT3 एगनिस्ट देते हैं।
अदर एक उसकी होगी साइकोलॉजिकल कॉज, एक है फिजियोलॉजिकल कॉज कि उसमें ये फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा है। दूसरा ल्यूमिनल फैक्टर्स, उसमें क्या हो रहा है कि जो हम डाइट में फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसेक्राइड्स खाते हैं, इसकी वजह से उनको ये ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो रहा है। इसमें या तो, और साथ ही उनको सीलिएक नेगेटिव है, लेकिन सीलिएक की वजह से अगर ग्लूटेन उनको स्टॉप करते तब ठीक हो जाता है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो रही है। साथ में क्या कि लैक्टोज भी इनका बंद करा देते हैं, लैक्टोज बंद करा देते हैं, साथ ग्लूटेन बंद करा देते हैं, तो देयर सिम्टम्स समहाउ इम्प्रूव, बट सीरोलॉजी जो है सीलिएक की नेगेटिव आएगी और नॉर्मल ड्यूडेनल बायोप्सी होगी। क्लिनिकल फीचर कॉलिक की क्रैम्प्स पड़ रहे हैं लोअर एब्डोमेन पे, जो when you remove bowel defecate करते हो तो it becomes better, साथ में bloating भी हुई है, excessive intestinal gas है, gas is more predominant with fermentable oligo monosaccharide polyols के intake के बाद। इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, पहले तो हमने पेशेंट का असेस करना है रोम 3 क्राइटेरिया से। रोम 3 क्राइटेरिया सेज रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट है फॉर एटलीस्ट 3 days पर मंथ फॉर लास्ट 3 months। इसमें से 2 होने चाहिए कि जैसे ही वो बाउल पास करता है वो सेटिस्फेक्शन फील करता है। उसके बाद चेंज होगी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल ज्यादा आने लग गया या कम आने लग गया, और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ स्टूल चेंज होगी है कि हार्ड फीसेस है और लेस फॉर्म्ड फीसेस है। इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी है फुल ब्लड काउंट, ईएसआर और फीकल कैल प्रोटेक्टिन। सिग्माइडोस्कोपी हम उनमें कराते हैं जिनमें हमें अलार्म सिम्टम्स मिलते हैं। अलार्म सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं एज ग्रेटर देन 50 years, मेल जेंडर हो, वेट लॉस आ रहा हो। क्यों? अलार्म सिम्टम का मतलब होता है कि सीए इसको कार्सिनोमा ना हो और हम उसको फंक्शनल पेशेंट समझ रहे हो। नॉक्टर्नल सिम्टम आ रहे हैं, रात को सिम्टम वर्स हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोनिक कैंसर की, आदमियों में एनीमिया की कॉज होती है कैंसर, उनका कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा होता और रेक्टल ब्लीडिंग हो रही हो, ये सारे अलार्म सिम्टम्स हैं। सिग्माइटोस्कोपी साथ कोलोनोस्कोपी करा के रूल आउट कर लो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उसके बाद अगर डायरिया प्रिडोमिनेंट वाला पेशेंट है आईबीएस का, तो उसमें आपने सीलिएक की सारी इन्वेस्टिगेशन और लैक्टोज इंटॉलरेंस को रूल आउट करना है कि उसको वो ना हो, साथ में थायरोटॉक्सिकोसिस ना हो, क्योंकि उसमें डायरिया आ रहा होता है। जीआईटी की मोटेलिटी और मेटाबॉलिज्म बहुत रेज हुआ होता है। अब इसकी मैनेजमेंट है कि आपने पेशेंट को श्योर कराना है कि ओके यू आर फाइन, उसको कहना है यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप अ कैंसर, क्योंकि एंजाइटी होती है, पेशेंट को रीअश्योर करना है। वो बीपीएस जो हमारा बेवलॉजिकल सोशो साइकोलॉजिकल मॉडल फॉलो करना है, काउंसलिंग करनी है ना, ताकि उसको एंजाइटी ना हो। फिर हमने उसकी डाइट से क्या कर देना, वीट भी रिमूव कर देनी, लैक्टोज भी रिमूव कर देना, तो इट बिकम्स समहाउ बेटर। साथ में तीसरी चीज हमने क्या करनी है, टीसीए 10 to 25 ओरली एट नाइट करने। ठीक है, एट नाइट इसलिए ऐड करने क्योंकि वो ड्राउजी करते हैं, ड्राई माउथ करते हैं, तो इसलिए रात को ऐड करना इज अ बेटर ऑप्शन। डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेगुलरली ईट करना है, अवॉइड नहीं करना और फिक्स टाइम रखना है। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये भी तो फर्मेंटेबल ओलिगो एफओडी मैप्स होते हैं, इनको भी रिमूव कर दें। अल्कोहल इनटेक को रिड्यूस करें, साथ में आर्टिफिशियल स्वीटनेस को नहीं यूज करना, वीट फ्री कर दें और लैक्टोज कर दें, और फूड मैप्स को भी रिमूव करें। अब इसी तरह से ट्रीटमेंट लिखना होता है। पहले आईबीएस में आपने ये श्योर करना है सिम्टम्स को, ताकि उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो कि दे हैव जेन्युइन डिजीज बट देयर इज नो चांसेस ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा। ठीक है, एश्योर करना है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं डायरिया प्रेडोमिनेंट में, तो आपने उनको कहना है लेग्यूम्स, एक्सेसिव डाइटरी फाइबर को अवॉइड करना है, साथ में ग्लूटेन फ्री कर देनी है डाइट, और लो FODMAPs करने हैं। अब लो FODMAPs फूड होते हैं एग, मीट, चीज, ऑलमंड मिल्क, राइस खा सकते हैं, राइस इज वेरी गुड अगर आप डायरिया प्रेडोमिनेंट है तो। एग प्लांट, पोटैटोज, टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, ये सारे ऐड कर दें। और जो हाई होते हैं फूड मैप्स के वो अवॉइड करें, लाइक व्हीट, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स विद लैक्टोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, और वो जो केन प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो मीठे मीठे कॉकटेल्स आते हैं, वो अवॉइड करें। एंटी डायरियल स्टार्ट कर देने, लोपेरामाइड, कोडीन फॉस्फेट, और फिर भी सिम्टम परसिस्ट करते हैं, तब आपने टीसीए को ऐड करना है रात को।
और सबको कहना है कि इनको रिलैक्सेशन थेरेपीज जो कि हैं सच एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये सब करानी है। अगर कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट है उसमें रफेज ऐड करवाएंगे ना, सैलेड का ऐड करने का कहेंगे, फिर भी ठीक नहीं होता तो इसोफगोल पे ले आओ, नहीं ठीक होता तो फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो इलेक्ट्रोलूज के सिरप है, डूफ्लेक आ रहा होता है, लाइलेक आ रहा होता है, ये वाले सिरप देने हैं रात को, पिलाने हैं इनको। और इनको भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन। अगर पेन और ब्लोटिंग है तो उसमें डाइटरी चेंजेस लेके आनी है, लो फॉडमैप्स डाइट, एक्सक्लूड वीट, डेयरी, ग्लूटेन फ्री, साथ में एंटी स्पास्मोडिक्स, जो नोस्पा है ना वो एंटी स्पास्मोडिक है, वो देना है इनको। ठीक है, प्रो प्रोबायोटिक्स, पेपरमेंट ऑयल, साथ में टीसीएस। अब देखो ये 47-year-old female presents, इसमें भी female predominance है, with recurrent bowel pain, fullness associated with increased number of stool. Her pain improves after defecation, satisfaction हो रही है after she evacuate her bowel, and then symptom worsens whenever she has some issue with her husband. So what is the most likely diagnosis? They have literally written इन क्वेश्चन के एंजाइटी उसको क्यों होती है, उसके क्या लो ग्राउंड इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से उसका स्टूल अफेक्ट हो रहा है। What is your answer to this? IBS है इसको, irritable bowel syndrome, but it's better if you write because increased number of stool, I think it is diarrhea predominant वाला है। ठीक है, उसने खुद लिखा हुआ increased number of stools आ रहे हैं। What alarm features before you start treating, alarm features कौन से होंगे? 6 लिखने हैं। अलार्म फीचर्स को हमेशा रूल आउट करना है। अलार्म फीचर थे कि एज जो होनी चाहिए 50 से ज्यादा है, मेल है, वेट लॉस हो रहे हैं, रात को सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर तो नहीं है, एनीमिया उसका रूल आउट करो, रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपने उससे पूछ लेने हैं। नेम एनी टू मेडिकेशन टू डिक्रीज हर स्टूल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डायरिया को रिड्यूस करने के लिए एनी टू मेडिकेशन, तो लोपेरामाइड, कोडीन फॉस्फेट। ठीक है, अलार्म फीचर्स ये हैं, लोपेरामाइड, कोलेस्ट्रेरामीन 1 साशे डेली, कोडीन फॉस्फेट, ये वाले आपके अलार्म फीचर्स हैं, ये जरूर पूछ लेने। आगे आ जाओ। 23-year-old male, normal build, guy complaints of crampy abdominal pain relieved by defecation, which is associated with loose stools along with mucus but not blood. Not blood कह दिया तो it rules out bloody diarrhea वाले DDs. 3 to 4 episodes per day. There no history of fever, traveling or any restaurant food intake. क्यों सब कुछ कह रहा है कि people say कि E. coli हो सकता है, जैसे it could be cholera, तो वो सारा बता रहे कोई travel नहीं किया, कोई restaurant का food intake नहीं किया. He reported the similar episode occur over 6 months में हुआ था, with lasted for 7 to 10 days, now resolved spontaneously. There is no abdominal tenderness, no visceromegaly. Rest of the systemic examination is unremarkable. What is your diagnosis? And relevant investigations हम इसमें करवाते हैं, CBC ESR, स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं, रेड ब्लड सेल के लिए, ओवा, WBC के लिए, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन कराते हैं। क्यों ये हम रूल आउट करा रहे हैं कि IBD तो नहीं है इसको, प्लस सिग्माइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कराते हैं अगर एज ग्रेटर देन 40 हो और अलार्म सिम्टम्स आ रहे हो, ये वाले अलार्म सिम्टम्स पूछोगे, एज ग्रेटर देन 50, वेट लॉस, एनीमिया, रेक्टल ब्लीडिंग, आपकी फैमिली हिस्ट्री है। अब 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे, पहले क्या करना है, आपने रीअश्योर करना है, उसकी एंजाइटी को नीचे लेके आना है, यू हैव टू बिलीव द पेशेंट। साथ में साइकोलॉजिकल इसको ट्रीटमेंट, CBT, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है। अब इसको कितने 3 to 4 एपिसोड्स पर आ रही, डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो डाइटरी मॉडिफिकेशन बतानी है उसे कहना है कि यू शुड रिड्यूस ग्लूटेन इन योर डाइट, यू शुड रिड्यूस लैक्टोज इन योर डाइट, और लो फोर्ट मैप्स देने हैं उनको, बताने फोर्ट मैप्स किन किन पे होते हैं, राइट। एंटीडायरियाज लाइक लोपेरामाइड, कोडीन फॉस्फेट, साथ में TCA भी दे देने रात को खाने के लिए, एमीट्रिप्टिलीन 25 mg एट नाइट।
अच्छा, a 35-year-old woman comes with a history of chronic diarrhea, lower abdominal discomfort, which is relieved by defecation. Chronic diarrhea. Occasionally, she has noticed some mucus, but never blood. Never blood. What is the most likely diagnosis, 3 relevant investigations, and how will you treat this case? Pretty straightforward questions. सिग्माइडोस्कोपी जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको हीमोग्लोबिन कम हो, ब्लीडिंग हो रही हो. क्लोनोस्कोपी तो आपने करनी है जब यू सी अलार्म फीचर्स. ठीक है. और हम सिग्माइडोस्कोपी अगर फीकल कैल प्रोटीन नॉर्मल आ जाता है, रेज नहीं होता, तो सिग्माइडोस्कोपी नहीं करनी. सिग्माइडोस्कोपी तब करनी है जब फीकल कैल प्रोटेक्टिन रेज आता है, अदरवाइज नो नीड. उसके बाद एक डिजीज है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. इसमें क्या हुआ, जो आपका नॉर्मल था बैक्टीरिया जो गट में लिविंग था, आपने एंटीबायोटिक्स कंज्यूम की, इट डाइज. उस एंटीबायोटिक ने इसको किल कर दिया जो आपका नॉर्मल सिम्बायोटिक गुड बैक्टीरिया था, जो कि किल करता था क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की ग्रोथ को. अब देयर आर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच कॉज इट, बट सम पीपल हैव अ व्यू कि किसी भी एंटीबायोटिक के कंज्यूम करने से वो धुल जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये इतनी सारी सेफेलोस्पोरिन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इनमें से किसी से भी वो धुल जाता है और इसके बाद फिर आपको डायरिया होता है. और इसमें पता है सिनेरियो में कैसे इसको गैस करना होता है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हुआ हुआ है. दे गिव यू हिस्ट्री के पेशेंट एडमिटेड था या एक वीक उसने एंटीबायोटिक कंज्यूम किए, उसके बाद ये आया. ठीक है. इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है टॉक्सिक मेगाकोलोन, क्लोनिक परफोरेट कर सकता है, सिंस हाइपोएल्बुमिनिया हुआ है तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, एल्ब्यूमिन कम होगा, जनरलाइज स्वेलिंग होगी, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होंगे. क्लिनिकल फीचर परफ्यूज वाटरी डायरिया होगा विदाउट ब्लड और म्यूकस, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा और टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है. डायग्नोसिस होगा कि आप क्या करोगे, स्टूल का कल्चर, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करवाओगे, उसमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल टॉक्सिन इज डायग्नोस्टिक. फ्लेक्सिबल माइक्रोस्कोपी कर देख सकते हो. एब्डोमिनल एक्सरे करवाना इरेक्ट पोजीशन में टू रूल आउट टॉक्सिक मेगाकोलोनल परफोरेशन. परफोरेशन कब होती है, जब ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर की डायलिटेशन हो, साथ में ल्यूकोसाइटोसिस होगा, WBC काउंट विल बी रेज्ड बिकॉज यू आर हैविंग एक्यूट इन्फेक्शन. अब ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने डिसकंटिन्यू कर देना जो एंटीबायोटिक आपने उसको खिलाई है. माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में वेंकोमाइसिन देनी है, और अगर सवेयर एपिसोड आई हुई है तो उसमें मेट्रोनिडाजोल देनी जो कि फ्लैजेल है. साथ में आपको, फिल्मेंट का मतलब है डेथ कैन हैपन एनी टाइम, फिल्मेंट इज अ स्वेयर कंडीशन. उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब टोटल हाफ ऑफ द कोलन को कट करके लूप इलियोस्टमी करनी पड़ेगी. ऑल्दो दिस इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम स्टेप अप, उसमें लिखा हुआ है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में वेंकोमाइसिन देते हैं. जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस वो मेट्रोनिडाजोल है, जो हमारे पास ब्रांड नेम फ्लैजेल से आता है. और इन सब पीपल से कि रिगार्डलेस आप कोई भी एंटीबायोटिक खिला के इसको ठीक कर लो, ये रिलैप्स हो जाता है. जैसे एंटीबायोटिक स्टॉप करते फिर से पेशेंट को होने लग जाता है. ठीक है. फिल्मेंट क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हैड बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज कि उसमें सिस्टेमिक टॉक्सिक लोग आती, शॉक में होता है पर्सन. अगर कोलोनेक्टमी नहीं करते, आप उसको नहीं कट करते, उन बैक्टीरिया को नहीं रिमूव करते, तो द पर्सन कैन डाई. ये नॉर्मल कोलोन है, ये टॉक्सिक मेगाकोलोन है. साथ में एक और हमारे पास डायरिया की कॉज है कार्सिनोइड ट्यूमर्स. अब हमारे जीआईटी में न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, अगर वो मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन उनकी स्टार्ट हो जाए तो कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं उसको. अब ये ट्यूमर जो न्यूरोसिक्रीटरी ग्रैन्यूल सिक्रीट करते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं क्रोमोग्रेनिन के. सिक्रीट क्या क्या सब्सटेंस कर रहे होते हैं, ये सिक्रीट कर रहे होते हैं 5-HT सेरोटोनिन, कैटेकोलामीन्स सिक्रीट कर रहे हैं ये. जब कार्सिनोइड ट्यूमर होता है ना, serotonin is released into portal circulation metabolized by liver. ठीक है. 5 मोनोअमीन ऑक्सीडेज से into 5-HIF1AA. साथ लिवर वर्क कर रहा हो तो जितने भी कैटेकोलामीन्स हैं, साथ सेरोटोनिन है, ये जो है हमारी बायोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहा होता है. कार्सिनोइड ट्यूमर
मोस्टली रिमेन एसिम्टोमेटिक, बस 5H1AA जो है ना वो इंक्रीज होता है। लेकिन जब ये ट्यूमर मेटास्टाइज करके लिवर में जाता है तो लिवर फंक्शनिंग खराब हो जाती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं कि ये जो हमारे 5HT एंड अदर बायोएक्टिव सब्सटेंसेस, उससे क्या होता है सिम्टम्स? द पेशेंट हैज ब्रोंकोस्पैज्म, फिर हम इसको कहते हैं कार्सिनाइड सिंड्रोम हो गया, जब लिवर फंक्शन करना खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेट्स। इसमें ब्रोंकोस्पैज्म होता है, डायरिया, फ्लशिंग ऑफ स्किन, ठीक है। सिम्टम्स कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम अल्कोहल, इमोशनल स्ट्रेस में सारे कैटेकोलोमीन्स इंक्रीज हो जाते हैं। और इससे साथ साथ क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। तो सेरोटोनिन क्या करते हैं, कोलेजन का इंक्रीज करवाते हैं, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल जो होते हैं अफेक्ट होते हैं इससे। अब इसमें हमारे पास ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। कार्सिनाइड ट्यूमर क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं सेरोटोनिन, रिस्पांसिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल साइड इफेक्ट लाइक डायरिया। तो स्टिमुलेट करेगा जीआई मोटिलिटी, तो आपको इसलिए कंटिन्यूसली डायरिया होगा जो सेरोटोनिन स्टिमुलेट करेगा। साथ में सेरोटोनिन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोजेनेसिस कराता है, तो राइट हार्ट साइड पे जाके ये पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वॉल को अफेक्ट करेगा, फ्लशिंग भी हो रही होगी। अच्छा, लिवर में जब मेट्स जाएंगे तब उनको सिंड्रोम कहेंगे, तब सिम्टम्स आना शुरू होंगे। अब इसमें जो ट्रिप्टोफेन है उससे ये वाली सब्सटेंसेस बनती है, तो हमें उसकी भी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। ट्रिप्टोफैन किससे बनता है, नियासिन से, B3 से। प्लेजरा के सिम्टम्स भी आ जाएंगे जिसमें D3 होता था, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ, ठीक है। मेटाबोलाइट ऑफ सेरोटोनिन, अब ये सेरोटोनिन और इसको लिवर कैसे कर रहा था, MOA से ब्रेक डाउन कर रहा था। तो 5HI हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो थी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही थी, तो इसका डायग्नोस्टिक मार्कर 24 आवर्स आपने यूरिन सैंपल करवाना है फॉर डायग्नोसिस। कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज होती है कि सेरोटोनिन इंक्रीज कर देता है, फाइब्रस डिपॉजिट इन ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल्स, राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन, फ्लशिंग, डायरिया, लेटर ऑन क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वल्वुलर और पल्मोनिक वॉल डिजीज होगी। ट्रीटमेंट क्या, आप सर्जिकली रिसेक्ट कर दो। अगर लिवर में मेट्स चले गए हैं तो उसको भी रिसेक्ट कर दो। ये तो दोनों हो गए सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ऑक्ट्रियोट्राइड देना है। ऑक्ट्रियोट्राइड हमारे पास सेंडोस्टेटिन के नाम से आती है, सोमेटोस्टेटिन है का एनालॉग है ये ऑक्ट्रियोट्राइड। इससे क्या होता है, जीआई ब्लीड हो रही है वो रुक जाती है, हर चीज स्टॉप कर देता है ये। और ये ऑल्सो इट रिसेप्टर क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं बायोएक्टिव एमीन्स का रेल। बायोएक्टिव एमीन्स कौन से होते हैं, सेरोटोनिन, कैटेकोलामीन, हिस्टामीन, जिससे डायरिया, फ्लशिंग, एंजाइटी वर्सन हो रही है। इनिशियली हम ऑक्ट्राटाइड से ही करते हैं, सेंडोस्टेटिन के नाम से ही आता है, लेटर ऑन फिर हमें रिसेक्ट करना पड़ता है। So let's try to do diagnosis. A 45-year-old male presents in medical OPD with high-grade fever, abdominal cramps, loose stools containing blood for 2 days. He gave history of dysuria for which he had taken tablet of Cipro, 500 mg twice daily for 12 weeks. On examination, he is markedly dehydrated, pale, toxic, febrile. Febrile means feverish. Has diffuse abdominal tenderness but no visceromegaly. What is your provisional diagnosis? अच्छा, अब हुआ ये कि अब आपके पास एक पेशेंट आता है विद हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, साथ खून भी आ रहा है। वो कहते हैं कि उसे ना यूरिन में डिस्यूरिया हुआ था, पेन हो रही थी, बर्निंग मेचुरेशन टाइप की चीज थी, तो उसने सिप्रोपिस ने खाया, यूटीआई का ट्रीटमेंट लिया। अब वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, टॉक्सिक है, पेल है, क्या हुआ है उसे, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया ऐसे। हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस, कैसे कंफर्म करते थे इसका डायग्नोसिस? हम क्या करते थे, कोलेस्ट्रम डेफिसाइल के टॉक्सिन इन स्टूल वर डायग्नोस्टिक, साथ में हम फ्लेक्सिबल सिग्माइट्रोस्कोपी कर सकते थे।
CBC कराते थे तो उसमें WBC काउंट वाज रेज्ड. एक्सरे करा लेते थे एब्डोमेन का टू सी कि टॉक्सिक मेगाकोलोन तो नहीं है, द पर्सन हैज डेवलप्ड. राइट डाउन 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास अब? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को कैसे ट्रीट करते हैं हम? क्या प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है? सपोज कैसे ट्रीट करते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को हम? आप करोगे कि इसको जो एंटीबायोटिक ले रहा है उसको स्टॉप कराते हो आप, कहते हैं यू डोंट हैव टू टेक दिस, एंड देन यू विल, अगर माइल्ड डिजीज है अकॉर्डिंग टू स्टेप अप उसमें वेनको देनी है. स्वेयर डिजीज में यू हैव टू गिव मेट्रोनिडाजोल. इन रियल लाइफ बोथ में हम देते हैं मेट्रोनिडाजोल. साथ में स्वेयर डिजीज में आप देख लो एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट करा के, अगर आपको मेगाकोलोन मिलती है तो आपने क्या करवाना था? सर्जरी करना था, सब टोटल कोलिलेक्टमी, साथ में लूप इलियोस्टमी कर बना देनी है. A 52-year-old man is admitted for work of chronic recurrent diarrhea for about 6 month duration in addition to watery diarrhea. He also has recurrent wheezing of chest, for which inhalers have been prescribed. He also noted to have bluish red rash over the face, necklace area. He also complains of pain in right hypochondrium ultrasound. His liver is found to have multiple round space occupying lesion का मतलब है मेड्स है. What is the likely cause of this, his clinical feature? One investigation which will help you and give the treatment. क्या है इस बंदे को मसला? रिकरेंट डायरिया समझ आता है, 6 मंथ से है वाटरी डायरिया, साथ में उसको ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, मुंह पे सारे रेड रेड रैश हो रहे हैं, और जब आपने लिवर का उसका करवाया अल्ट्रासाउंड तो उसमें मेट्स आए, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हैं. व्हाट इज द डायग्नोसिस? कौन सा डायरिया है ये? What is the likely cause of clinical features? Serotonin and other bioactive amines. Bioactive amines other कौन सी थी? We were having serotonin, catecholamine, histamine are the cause of his clinical features. ठीक है. Diseases, carcinoid syndrome. अगर ट्यूमर होता तो फीचर्स आते ही ना, बिकॉज लिवर में मेट्स चले गए हैं तो सारे फीचर्स आ रहे हैं, बिकॉज these serotonin and other bioactive amines are not being broken down. Which one investigation, 5H1AA increased in urine, will be diagnostic? Give treatment. तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देना है. सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने इसको रिसेक्ट करना है, साथ में लिवर में भी जहाँ पे मेट्स है, जिस एरिया में मेट्स है उसको भी रिसेक्ट करना है.